मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, प्लीज सुनिएगा. गवर्नमेंट ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ administrative operation, financial operation and other operations of a public entity, which is done with a view to evaluate and verify them. ये definition 1 है. Second definition, and presenting a report which contains explanatory comments on audit findings along with recommendations and conclusions, along with conclusion and recommendation for future action by responsible officer. And third definition, and in case of examination of financial statement, expressing appropriate professional opinion regarding fairness of presentation. तो ये सिंपल, बहुत अच्छे से रिग्रेसली याद करते हैं हम लोग ये डेफिनेशन. तो इससे आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो फर्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑडिट सर्व्स एज अ मैकेनिज्म फॉर पब्लिक अकाउंटिंग ऑफ फंड्स. इसका मतलब गवर्नमेंट ऑडिट के जरिए गवर्नमेंट के फंड्स की पब्लिक अकाउंटिंग हो पाती है. सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है जो छोटी छोटी इरेगुलरिटी को परस्यू करना चाहती है. तो गवर्नमेंट ऑडिट डज नॉट इंटेंड्स टू फंक्शन एज अ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू परस्यू एवरी इरेगुलरिटी. थर्ड पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव. इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स लेजिस्लेचर एंड फंक्शनिंग एज एन एड टू गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट ऑडिट के दो मकसद क्या है कि वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहती है लॉ के प्रति, और गवर्नमेंट को वो हेल्प भी करना चाहती है, फंक्शनिंग एज अ एड टू गवर्नमेंट. फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑडिट का फंक्शन सीएजी परफॉर्म करता है, डिस्चार्ज करता है विद द हेल्प ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. वेरी इजी. और फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि सीएजी ये देखता है कि वेरियस अथॉरिटीज फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद थ्री थिंग्स: कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड रूल्स मेड देयर अंडर. कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड रूल्स मेड देयर अंडर. थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि सीएजी के ऊपर क्या लीगल फ्रेमवर्क है. तो फर्स्ट पॉइंट अपॉइंटमेंट के ऊपर. तो सीएजी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही शैल नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. मोरओवर, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल डिसाइड टू डू सो by at least majority of 2/3 members present and voting, by approval of 2/3 number of members present and voting. उसके बाद पढ़े थे कि सीएजी की रेम्यूनरेशन कितनी. एक मिनट, बीच में एक लाइन और थी. पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ relating to remuneration of CAG, but it कैन नॉट बी against his advantage after appointment. और रिमूवल के और रेम्यूनरेशन के बारे में अब पढ़ते हैं. ही शैल बी पेड सैलरी इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हिज टेन्योर शैल बी 6 years और अप टू द एज ऑफ 65, विच एवर इज अर्लियर. और अब थर्ड पॉइंट में आता हूं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. इसमें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 150 में लिखा हुआ है कि यूनियन और स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अकाउंट्स इस प्रकार से मेंटेन होंगे जो कि प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएजी. आर्टिकल 150 याद रखना कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स उस फॉर्मेट में मेंटेन होते हैं जो प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करता है, बट प्रेसिडेंट सीएजी की रिकमेंडेशन पे काम करता है. आर्टिकल 151 में लिखा है कि जो यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स होंगे वो सीएजी प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट करेगा अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट, और ये चीज प्रेसिडेंट और गवर्नर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करेंगे. ये आर्टिकल 151. फोर्थ क्वेश्चन, द बिगेस्ट क्वेश्चन, द ड्यूटीज ऑफ सीएजी. मैंने इसको ऐसे याद कराया था आपको. एक तो पॉइंट है अकाउंट कंपाइल करने का, फिर 4 पॉइंट लगातार ऑडिट 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 के ऊपर थे. तो ऑडिट रिसिप्ट्स अकेला, फिर ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अलग, फिर ऑडिट स्टॉक्स एंड स्टोर्स अलग, ऑडिट ग्रांट्स एंड लोन्स अलग, और फिर ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन 3 मैटर्स, और फिर आखिरी में ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. याद आया? तो पहले शुरू करते हैं कंपाइल अकाउंट से. तो सीएजी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ईच स्टेट, एंड ही शैल सबमिट दोज अकाउंट्स टू द प्रेसिडेंट or to the governor or the state administrator in case of union territory having legislative assembly. और नेक्स्ट पेज में सीएजी के बारे में एक और बात लिखी हुई थी ऊपर टॉप में कि सीएजी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है अकाउंट्स बनाने के समय जो उनको जरूरी हो. ये बात अगर आपने नोटिस नहीं की हो तो मैं फिर बताता हूं.
यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंट्स बनाने के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो सीएजी की ड्यूटी है कि वो उसको प्रोवाइड करे। अब सेकंड पॉइंट में आता हूं। ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 2, ये ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन 3 मैटर्स वाला पॉइंट है। तो याद करिए 3 मैटर्स क्या थे। सीएजी शैल ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन एवरी एक्सपेंडिचर विच इज डन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड, एवरी ट्रांजेक्शन विच रिलेट्स टू कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। थर्ड था ही शैल ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन trading account, PL account, manufacturing account, subsidiary accounts, balance sheet, which is kept in the office of government। याद आया। थर्ड वाले में आते हैं ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। इसी वाले पॉइंट में ना बेटा सब्सटेंशियली फाइनेंस बॉडी वाला कंसेप्ट है। तो मैं एक बार बोल के हिंदी में बोल देता हूं पहले कि जो भी बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगी उसकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को सीएजी ऑडिट करेगा। तो लेट मी पुट इट इन इंग्लिश। Where any body is substantially financed by loan or grant from consolidated fund of India, then CAG shall audit the receipt and expenditure of that body। अब सवाल उठता है when a body will be called substantially financed? If the amount of grant or loan in one financial year exceeds 25 lakh as well as 75% of the total expenditure। याद आ रहा है? जो नहीं याद आ रहा है उसको मार्क करके रखेंगे, घर में उस पर फोकस करेंगे। जो याद आ रहा है उसके टेंशन मत लीजिए। फोर्थ पॉइंट, ऑडिट ऑफ ग्रांट और लोन। तो इसका हिंदी में मतलब था कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट और लोन दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉरेन स्टेट को छोड़कर और इंटरनेशनल बॉडी को छोड़कर, तो उसको प्रोसीजर चेक करेगा कि किस प्रकार सही प्रोसीजर से दिया है कि नहीं। तो इंग्लिश में बोलता हूं, वेयर एनी लोन और ग्रांट has been given for specific purpose out of consolidated fund of India, then CAG shall scrutinize the procedure by which such loan has been given। इसके बाद आते हैं बेटा ऑडिट ऑफ रिसिप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट यही है। द सीएजी शैल ऑडिट ऑल द रिसिप्ट्स विच आर पेबल इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसे समझाता था मैं कि वो टैक्सेस होते हैं, डिविडेंड होते हैं, लाइसेंस फीस होती है, जो जो गवर्नमेंट की कमाई है उस सबकी वो चेकिंग करेगा। एंड ही शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ that procedures have been designed to secure effective check on assessment, collection and allocation of revenue। मैं सेकेंड पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, he shall satisfy himself that rules and procedures have been designed to secure effective check on assessment, collection and allocation। यानी पैसे जमा ठीक से हो, आकलन ठीक से हो, कलेक्शन ठीक से हो, ये सब के लिए सिस्टम बनाया गया है कि नहीं। लास्ट पॉइंट, ऑडिट ऑफ स्टॉक्स एंड स्टोर्स। ये सबसे इजी है। सीएजी शैल ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स विच आर केप्ट इन द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट। तो जो रेलवे की इन्वेंट्रीज होती है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिया था, तो उनके अकाउंट्स को चेक करना। लास्ट, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस। तो इसको हिंदी में बोलूंगा, सीएजी ना खुद ऑडिट नहीं करता गवर्नमेंट कंपनी की, उनके लिए ऑडिटर अपॉइंट करता है। फर्स्ट ऑडिटर भी सीएजी अपॉइंट करता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी सीएजी अपॉइंट करता है। देन सीएजी ऑल्सो गिव्स हिम द डायरेक्शंस in the manner in which the audit has to be performed, and that auditor submits his report to the CAG, and CAG has the power to 3 powers to supplement the audit report, to comment upon the audit report, to order supplementary audit within 60 days। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे जो मैं, अच्छा, the audit report shall include directions issued, action taken thereon and its impact on financial state। ये आगे के क्वेश्चन में भी आने वाला है। यहां पे खत्म होता है फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूटीज ऑफ सीएजी। एक बार लास्ट पॉइंट फिर से बोल दे रहा हूं, पहले अकाउंट कंपाइल करना था, फिर 2 ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट ऑफ स्टॉक्स एंड स्टोर्स, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री, दिस लोन्स एंड एडवांसेस, फिर ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन 3 मैटर्स और गवर्नमेंट। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, पावर ऑफ सीएजी। तो सीएजी के पास ये पावर है कि वो कोई भी अकाउंट्स इंस्पेक्ट, कोई भी ऑफिस जहां पे अकाउंट्स पड़े रहते हैं उनको इंस्पेक्ट करने चले जा सकता है। जो मैं बोलता था, अगर मेहनती होगा तो खुद चला जाएगा, आलसी होगा तो मंगाएगा। तो सेकंड पॉइंट, ही कैन रिक्वायर दैट अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स बी सेंड टू प्लेसेस स्पेसिफाइड बाय हिम। फिर थर्ड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ही कैन पुट क्वेश्चंस एज ही कंसिडर्स नेसेसरी टू पर्सन इन चार्ज। और फोर्थ पॉइंट, ही हैज द पावर टू डिस्पेंस विथ, मतलब नॉट परफॉर्म detailed examination of any part of the accounts and just carry out limited review। हिंदी में मतलब कि कुछ कुछ अकाउंट्स की वो डिटेल चेकिंग नहीं भी कर सकता है चाहे तो, और उस पर लिमिटेड रिव्यू कर सकता है। सो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, पावर ऑफ सीएजी। नाउ कम्स द सेंटर स्टेज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सपेंडिचर ऑडिट।
RSPPP क्या है बेटा फुल फॉर्म? R फॉर रूल्स, S फॉर सैंक्शन, P फॉर प्रोविजन, P फॉर प्रॉपर्टी ऑडिट, फिर P फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये छोटा वाला आंसर पहले तैयार कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा था एक्सपेंडिचर और ये रूल्स के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा जो येलो किया हुआ है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड conforms to relevant provisions of statutory enactment and the financial rules and regulation framed by competent authority। तो दो वर्ड याद रखना है किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एक रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट, यानी जो रिलेवेंट एक्ट बनाए गए हैं एक्सपेंडिचर के लिए उसके प्रोविजन, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर होना चाहिए। दिस इज ऑडिट ऑफ सैंक्शन। उसके बाद सेकेंड, दिस RS, अब मैं सैंक्शन में आ रहा हूं, दैट द एक्सपेंडिचर, each expenditure has been sanctioned या sanction has been accorded either general or special by the competent authority and the expenditure is done according to the provisions। फिर आते हैं थर्ड, प्रोविजन ऑडिट में। प्रोविजन ऑडिट का हिंदी में मतलब है कि हर खर्चे के लिए प्रोविजन बना हुआ होना चाहिए और खर्चा प्रोविजन को एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो नीचे भी लिखा हुआ है दैट देयर इज प्रोविजन आउट ऑफ विच द एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड एंड द सेम हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं दैट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द प्रोविजन। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं प्रॉपर्टी ऑडिट। इसका डिटेल्ड आंसर बहुत मजेदार है, बट इसमें बस फाइनेंशियल कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में शॉर्ट में लिखा है। द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड विद रिगार्ड टू प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अब वो प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है वो नीचे के डिटेल्ड आंसर में आएगा। फिफ्थ पॉइंट ये है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसका एक ही मकसद होता है चेक करना कि जो भी खर्चे या प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स हुए वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव किए कि नहीं मिनिमम कॉस्ट पे। So whether the various programs are running economically and whether they are yielding the expected results। अब डिटेल्ड आंसर चालू होगा। ऑडिट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें बेटा पहले अपने को ये याद रखना है कि रूल्स रेगुलेशन कितने टाइप के होते हैं। याद आया? पहले ये लिखना है, तो यही टिपिकल पार्ट है। तो रूल्स रेगुलेशन तीन टाइप के होते हैं। एक पहला रूल्स रेगुलेशन रिलेटिंग टू पावर टू इंकर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बना के रखे हैं जिसमें यह समझाया गया है कि खर्चा करने का पावर किसको है, सैंक्शन करने का पावर किसको है। तो वो रूल्स गवर्नमेंट ने पहले बना के रखे हैं कि हु विल डू द एक्सपेंडिचर एंड हु विल सैंक्शन द एक्सपेंडिचर। एक रूल ये टाइप का होता है। दूसरा रूल है कि अगर कोई खर्चा आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया है तो आप अपना क्लेम कैसे प्रेजेंट करेंगे। सही तरीके से क्लेम प्रेजेंट करेंगे, सही टाइम पे क्लेम प्रेजेंट करेंगे तो पैसे मिलते हैं। तो वो हमको क्लेम नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना जानना है कि देयर आर रूल्स एंड ऑर्डर विच रिलेट टू मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो वो रूल का भी कंप्लायंस होना चाहिए। तीसरा रूल है कि गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉइज होते हैं, रेलवे में काम करने वाले, सैनिक लोग, आर्मी, सोल्जर्स, व्हाटएवर, उनके लिए कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या है, उनको क्या क्या पे, सैलरी और क्या क्या अलाउंस मिलेगी और पेंशन वगैरह कितनी मिलेगी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। तो कुछ रूल्स इसके बारे में है। आई रिपीट, एक रूल है पावर टू इंकर एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन एक्सपेंडिचर, एक रूल है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम, एक रूल है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंसेस, पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस तीन टाइप के रूल्स एंड ऑर्डर होते हैं। अब हम लोग को देखना है कि जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया वो तीन चीजों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत इजी। सबसे विश्व पितामह सबसे ऊपर कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद होते हैं लॉ और उसके बाद ऑर्डर्स मेड बाय हायर अथॉरिटी वगैरह। तो देखेंगे जो जिसको मैं रोमन 2 किया हूं, इट इज द फंक्शन ऑफ ऑडिट टू सी दैट, मैं अपने पेन से लिखा हूं, एक्सपेंडिचर आर डन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज मेड देयर अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एक साथ आ गया। सेकेंड, ये वाला मिस हो गया था मेरे से, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स मेड बाय द सीएजी। और थर्ड, ऑर्डर्स पास्ड बाय हायर अथॉरिटी। देखो बेटा मैं फिर कोशिश कर रहा हूं 15 सेकंड में पूरा बोल के बता दूं। ये 5 नंबर का एक टिपिकल क्वेश्चन है जो दिमाग में याद नहीं होता है स्टूडेंट को। तो जब आएगा ना पेपर में, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ रूल्स, इसी को बोलते हैं रेगुलरिटी ऑडिट, ये सब नाम है इसके। तो रूल्स एंड ऑर्डर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। रूल्स एंड ऑर्डर रिलेटिंग टू power to incur expenditure and power to sanction the expenditure, rules and order relating to mode of presentation of claim, rules and order relating to pay, terms and condition of service of government. फिर auditor has to check that expenditure is incurred in accordance with constitution and laws made thereunder, it is incurred in accordance with the
essential requirements of audit and accounts of CAG and it is incurred in accordance with orders passed by higher authority. अब आइए नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। ये जितना बड़ा था उतना छोटा ये है। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर सैंक्शन में देखना है, ऑडिटर हैज टू चेक दैट ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय अ प्रॉपर सैंक्शन, आइदर जनरल और स्पेसिफिक, एंड द सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज ऑथोराइज्ड टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर। यानी हिंदी में जो जो खर्चे हुए, रोड बना, ब्रिज बना, हॉस्पिटल बना, वो प्रॉपरली सैंक्शन था कि नहीं, और जिस अथॉरिटी ने सैंक्शन किया वो खुद कॉम्पिटेंट थी कि नहीं। बस ये दो बात चेक करनी है। ऑडिट ऑफ प्रोविजन भी इतना ही छोटा है, इसमें चेक करते हैं दैट एवरी एक्सपेंडिचर हैज बीन कवर्ड बाय अ प्रॉपर प्रोविजन एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। यानी जो भी खर्चा हुआ उसके लिए गवर्नमेंट ने बजट पहले बना के रखा था कि नहीं, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर तो नहीं है, और जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो बजट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं बेटा प्रोपर्टी ऑडिट में, ये बड़ा एक और क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कि प्रोपर्टी ऑडिट में हिंदी में बोल रहा हूं, ऑडिटर्स ट्राइज टू फाइंड द केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बेवजह के खर्चे, इवन दो इट इज इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड ऑर्डर। फिर सेकंड पॉइंट थोड़ा रिपीटेटिव टाइप का है, एन एक्सपेंडिचर कैन बी highly wasteful even if it is in accordance with rules and order. For example, a school has been constructed but it is not functioning for 5 years which will result into wasteful expenditure. तो ये हो गए 2 पॉइंट, या एक्सपेंडिचर को जोड़ दोगे, एग्जांपल को जोड़ दोगे तो 3 पॉइंट। अब मेरा फेवरेट पॉइंट आ रहा है, वाइफ वाला पॉइंट था, बोला था ना, इन प्रॉपर्टी ऑडिट ऑडिटर चेक्स द विजडम, फेथफुलनेस एंड इकोनॉमी इन्वॉल्वड इन द ट्रांजैक्शन। विजडम, फेथफुलनेस, इकोनॉमी। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं चालू करता हूं, देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको अपन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ यू रिमेंबर, द अथॉरिटी सैंक्शनिंग द एक्सपेंडिचर शुड एक्सरसाइज, नहीं सॉरी, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, यानी जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। फिर वो डिलीजेंस वाला पॉइंट याद आ रहा है, द अथॉरिटी सैंक्शनिंग द एक्सपेंडिचर शुड एक्सरसाइज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस एज अ पर्सन of ordinary prudence will apply in respect of his own money. फिर तीसरा, नेक्स्ट पेज में, the authority should not sanction such expenditure which will accrue to its own advantage. और चौथा, the government public money should be spent for the benefit of public at large and not for the benefit of specific people or community. याद आया? इसके बाद आता है बेटा परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एफिशिएंसी ऑडिट, इकोनॉमी ऑडिट और इफेक्टिवनेस ऑडिट। इसमें सबसे बड़ा एफिशिएंसी ऑडिट है। एफिशिएंसी ऑडिट में चेक करते हैं कि वेरियस प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट हैव बीन एग्जीक्यूटेड एंड वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दे आर ऑपरेटिंग इकोनॉमिकली एंड वेदर दे आर यील्डिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो 3 ई है, सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए कि नहीं, वो इकोनॉमिकली चल रहे हैं कि नहीं, और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहे हैं कि। अब आ जाते हैं इकोनॉमी ऑडिट में। इकोनॉमी ऑडिट में अपने को याद रखना होता है कि 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। उन सबको इकोनॉमिकली एक्वायर किया गया है कि नहीं, और जो अथॉरिटीज है वो इकोनॉमी को ऑब्जर्व कर रही है कि नहीं, रिमेंबर और नॉट। उसके बाद बेटा अपना आता है दिस इफेक्टिवनेस ऑडिट। इफेक्टिवनेस ऑडिट में चेक करते हैं कि वेरियस प्रोग्राम्स आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिकली एंड वेदर दे हैव अचीव्ड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जब परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं तो उसको 4-5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला, हम लोग को टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, मतलब हम लोग किस चीज की ऑडिट करने वाले हैं। जैसे अपने को मेट्रो ट्रेन की या बुलेट ट्रेन की ऑडिट करनी है तो दैट विल बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक। उसके ऊपर अपन खुद एक स्टडी करेंगे पहले, क्योंकि अपन उसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं है, तो प्रिलिमिनरी स्टडी करेंगे। उसके बाद प्लानिंग करेंगे और फिर ऑडिट एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद रिपोर्टिंग करेंगे। अब आइए 8th क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको मैं 5 पॉइंट को आपको समझाया था कि शुरू के 3 पॉइंट ना पिछले आंसर के अंदर से आए हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंट नए हैं। 1 मिनट, कैसे याद कराया था मैं बताता हूं। पिछले आंसर में पढ़े थे कि ऑडिटर सारे टाइप की ऑडिट्स, सारे टाइप की रिसिप्ट्स को ऑडिट करेगा और इंश्योर करेगा कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए गए हैं कि नहीं टू सिक्योर इफेक्टिव कलेक्शन वगैरह, असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन। और 1 पॉइंट फ्री में था कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर बनाए गए हैं वो एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं कि नहीं, कैरी आउट भी हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं जितना अभी बोला ये 3 पॉइंट, ये तो पहले ही सीख चुके थे, सिर्फ 2 पॉइंट नए आने वाले हैं। उसमें ये है कि कोई भी गड़बड़ होती है, डबल रिफंड, ये सब
और फोर्ज रिफंड उसको रोकने का सिस्टम है कि नहीं, एक ये पॉइंट है। और जो भी असेसमेंट कलेक्टेड अमाउंट होता है उसकी अकाउंटिंग होती है कि नहीं, तो अकाउंटिंग के ऊपर एक पॉइंट है फिफ्थ वाला। और फोर्थ पॉइंट है गड़बड़ रोकने का कोई सिस्टम है कि नहीं। सिर्फ ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट नए हैं, बाकी 1 2 3 पॉइंट इन सब्सटेंस अगर देखोगे तो वो ऑडिट ऑफ रिसिप्ट से ही आया है। तो पांचों फिर से बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, वेदर ऑल रेवेन्यूज which are due to the government have been properly assessed, collected and credited to government account या allocated to government account. Second point, whether adequate regulations and procedures have been framed by the government, by the department to secure effective check on assessment, collection and allocation. यही सेम लैंग्वेज पढ़े थे वहां क्लास में भी पढ़ाते समय बताया था। और सेकंड के साथ थर्ड मुफ्त है, whether these regulations and procedures are actually carried out. So easy. अब फोर्थ पॉइंट, auditor should check whether adequate checks are imposed for prompt detection and prevention of wrong things like loss of double refunds, irregularities, forged refund, fraudulent refund and any other loss of revenue etc. कर देंगे, 2 लाइन के बाद आगे नहीं लिखेंगे। फिर फिफ्थ लाइन में लिखा था कि ये चेक करेंगे कि जो डिमांड कलेक्ट हुई है उसकी अकाउंटिंग भी हुई है कि नहीं, वेदर द इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स अकाउंटिंग ऑफ रिफंड्स आल्सो, तो ऑफ कलेक्शन एंड रिफंड्स। रिव्यू दैट इंटरनल प्रोसीजर्स इंक्लूड करेक्ट एंड रेगुलर अकाउंटिंग ऑफ डिमांड कलेक्शन एंड रिफंड। बेटा इस पॉइंट का मतलब शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से बोल रहा हूं। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अपने रूल्स बनाए हैं जिसको इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं, उन्होंने इंटरनल कंट्रोल में इस चीज को भी इंक्लूड किया है कि नहीं कि जो भी डिमांड कलेक्शन और जो भी रिफंड हुआ है उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। ये हिंदी में मतलब है, उनके इंटरनल कंट्रोल में ये चीज शामिल होनी चाहिए। उनको ये रूल बना के रखना चाहिए कि जो डिमांड कलेक्शन है और जो रिफंड है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स दिस शुड बी अकाउंटेड, शॉर्ट में इतना बोलना चाहता है वो। इंटरनल कंट्रोल शुड इंक्लूड प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ डिमांड कलेक्शन एंड रिफंड्स। एनीवेज, अब आते हैं 9th क्वेश्चन में, ऑडिट ऑफ स्टॉक्स एंड स्टोर्स। अब अपना माइंड मेकअप कीजिए, मैं आपको याद कराऊंगा फिर। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता था कि ऑडिटर चेक करेगा कि परचेज, रिसिप्ट, इशू, स्टोरेज, काउंटिंग, राइट ऑफ, इन सब के लिए रेगुलर प्रोसीजर बनाया हुआ है कि नहीं, रेगुलेशन बनाया है कि नहीं। और अगर इस रेगुलेशन में कमी होगी तो फिर गवर्नमेंट के नोटिस में लाएंगे। पहले इतना पार्ट याद करो प्लीज, जीरो से सोचो, जीरो से। आप गवर्नमेंट के स्टॉक्स स्टोर्स की चेकिंग करने गए हो, पर गवर्नमेंट के पास रेलवे है, एयरलाइंस है, कितने बड़े बड़े बिजनेस है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सब हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो जो सामान ये लोग खरीदते हैं उसके खरीदने का, रिसीव करने का, स्टोर करने का, इशू करने का, काउंट करने का, इन सब चीजों के ऊपर इनको रेगुलेशन बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, नहीं तो लुट के बर्बाद हो जाएंगे, चोरियां हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट बहुत इजी, इसी से कनेक्टेड, अगर इन रेगुलेशंस में कहीं डेफिशिएंसी मिलेगी तो अपने को गवर्नमेंट के नोटिस पे लाना है। अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा ना आपको तो फिर इजी है, आगे और इजी है कि ऑडिटर को देखना चाहिए कि सारे परचेजेस इकोनॉमिकली किए गए हैं कि नहीं, कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं किया गया है, कहीं पे क्वालिटी खराब तो नहीं है। और ये सब अगर पाएंगे तो फिर से गवर्नमेंट को बताएंगे। और फिर ऑडिटर को रिसिप्ट और इशू के अकाउंट देखने चाहिए। चलो अब मैं बुक से पढ़ाता हूं। पहला पॉइंट, ascertain whether regulations relating to purchase, receipt, issue, custody, sale and inventory taking are well designed. तो इसका मतलब हुआ रेगुलेशन बने हैं कि नहीं। सेकेंड पॉइंट, टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट एनी डेफिशिएंसी इन द स्टोर, मतलब चोरी के बारे में, एंड इन द सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो सिस्टम ऑफ कंट्रोल तो ऊपर ही चल रहा था, तो उसमें कोई कमी होगी, डिफेक्ट होगा, या फिर माल की कहीं चोरी हो गई होगी तो गवर्नमेंट को बताना है। दीज आर द 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, verify that purchases are properly sanctioned and they are made economical and in accordance with the rules of purchase made by competent authority. तो ये इकोनॉमिकल जो बात थी ना, अगला पॉइंट वहीं पे कैरी आउट होगा। फोर्थ पॉइंट पढ़िए, टू इंश्योर दैट प्राइसेस पेड आर रीजनेबल, मतलब उचित दामों में खरीदो, एंड केसेस ऑफ अनइकोनॉमिकल परचेज ऑफ स्टोर्स, यानी महंगा खरीदना, और एक और नुकसान होता है क्वालिटी खराब, and losses attributable to the defective or inferior quality
शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस, शुड बी ब्रॉट आउट बाय द ऑडिट, ऑडिट में निकल के आना चाहिए या नोटिस में ला देंगे गवर्नमेंट को। ये फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट, टू चेक दैट, टू चेक द, अभी मटेरियल चैप्टर याद आएगा, टू चेक द अकाउंट ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, याद आया, रिगार्डिंग द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ बैलेंस। और आखिरी एक अलग पॉइंट कराया था, एक्सेस स्टॉक होगा या डेफिसिट होगा, तो एक्सेस और आइडल स्टॉक होगा तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन सही हुई है कि नहीं ये चेक करेंगे, और फिजिकल और उसको मिलाएंगे। मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार और बोल रहा हूँ, auditor should check that whether regulations relating to purchase, receipt, issue, sale, inventory taking have been properly designed. Second, if there is deficiency in the internal control or if there is deficiency in the stock, then it should be brought to the notice of the government. फिर third point, auditor should uh, verify the purchases are properly sanctioned, they are in accordance with rules. तो सैंक्शन और रूल्स और इकोनॉमिकल का भी पॉइंट था, इकोनॉमिकल हिंट है कि अगला पॉइंट इकोनॉमी के ऊपर डालना है। चेक दैट द प्राइजेस पेड आर रीजनेबल एंड केस ऑफ अनइकोनॉमिकल परचेज और लॉस ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी शुड बी ब्रॉट आउट बाय द ऑडिट। यहां पे एक पॉइंट खत्म होता है एरिया, फिर अपना फेवरेट पॉइंट चालू होगा, चेक द बैलेंस ऑफ, चेक द अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंसेस रिगार्डिंग एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस। और इसके बाद एक्सेस स्टॉक और आइडल स्टॉक शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट, ये अच्छी बात नहीं है। एंड ऑडिटर शुड आल्सो चेक वैल्यूएशन टू सी दैट वैल्यू इन अकाउंट्स टैलीज विद फिजिकल। याद आया बेटा, ये 9th पॉइंट था। इसके बाद 9th क्वेश्चन, अब 10th क्वेश्चन, बस अब ये चैप्टर के खत्म में होने पे आ गए अपन। ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, तो इसमें हम सीखे थे कि गवर्नमेंट की एंटिटीज 3 टाइप की होती है, एक होते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, एक होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एक होता है गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज क्या करती है, वो इंगेज्ड इन कमर्शियल और ट्रेडिंग ऑपरेशंस, पहली बात। और इनकी ऑडिट सीएजी करता है। सेकेंड पॉइंट, उनकी दूसरी बॉडी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो कि किसी स्पेसिफिक एक्ट में बनती है, जिसके एग्जांपल मैंने बताया था आरबीआई और एलआईसी। तीसरा गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से रेगुलेट होती है। अब इनकी ऑडिट कौन करता है, तो मैंने जितना मार्क कराया था उस पर देखेंगे। द ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज इज अंडरटेकन बाय सीएजी थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो एक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, रिलेवेंट एक्ट के ऊपर। तो द ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी डिपेंड्स ऑन द गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग स्टैट्यूट। और गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट तो उनके खुद के ऑडिटर करेंगे, सीएजी तो सिर्फ ऑडिटर अपॉइंट करेगा, डायरेक्शन देगा और रिपोर्ट उसको सबमिट होगी, वही वही पॉइंट पूरे लिखे हुए हैं वापस। और 11th क्वेश्चन है, ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है बेटा, कंपनी लॉ का अच्छे से पढ़ाया था आपको, 143, 5, 6 और 7 पूरा रिपीट है, पूरा रिपीट है कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगा, सीएजी उसको डायरेक्शन देगा कि ऑडिट कैसे परफॉर्म करने की है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा सीएजी को, सीएजी को रिपोर्ट में लिख के देगा डायरेक्शंस इशूड, एक्शन टेकन एंड देयर इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और रिपोर्ट रिसीव करने के 60 डेज के अंदर सीएजी के पास पावर होगा कि वो इसके ऊपर सप्लीमेंट्री ऑडिट भी ऑर्डर कर सकता है, उसके ऊपर सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट भी कर सकता है और कमेंट भी कर सकता है। और अगर सीएजी ने कोई कमेंट डाला तो फिर गवर्नमेंट कंपनी को वो रिक्वायर कर सकता है कि वो उसको सर्कुलेट करे। इतनी सी बात थी सर, पूरा का पूरा बता चुका हूं आपको ये मैं, और ये कंपनी लॉ में भी है। लास्ट में पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट जमा होता है, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है वो जमा होता है, और जो गवर्नमेंट को लोन की रिकवरी होती है, जो गवर्नमेंट ने लोन दी उसकी रिकवरी होती है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। और जब भी कोई एक्सपेंडिचर इंकर करती है गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से, तो उसके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उसको चेक करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की एक सिलेक्टेड कमेटी होती है। दैट्स इट, दिस कंप्लीट्स गवर्नमेंट ऑडिट। भाइयों देखो, टोटल मिला के यदि 12 क्वेश्चंस हैं, ये 11 के साथ साथ मैं इसको 12 भी पॉइंट्स रिमेंबर को कर दूं, तो 12 में से आपको अभी तक दिमाग में चॉक आउट हो जाना चाहिए कि मेरे को ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन घर जाके फिर देखने पड़ेंगे, ये 4 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ये आधा देखना पड़ेगा, बट ब्लैंक नहीं होना है आपको। अब आइए ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी शुरू कर रहा हूं। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी में पहला क्वेश्चन है कि लोकल बॉडी क्या होती है। तो लोकल बॉडी
means a administration of locality, a village, a town or a city smaller than state, और किसके तरफ से, by body of people representing the locality, local inhabitants, and it possess fairly large autonomy, मतलब वो independent होती है. और अब उसकी फीचर्स चालू हो रही है. इट रेजेस पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम लोकल टैक्सेस, ग्रांट्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब, एंड इट स्पेंड्स द इनकम वेयर ऑन सर्विसेज लाइक पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, सैनिटेशन, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, क्लीनिनेस, ये सब, और खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. हालांकि ये पैसे कहाँ से कलेक्ट करती है और कहाँ स्पेंड करती है वो नीचे एक अलग क्वेश्चन में भी कवर होगा. सेकेंड पार्ट, म्युनिसिपल ये जो बॉडी, ये जो अपन लोकल बॉडी पढ़ रहे हैं, ये इंडिया में 4 टाइप की होती है: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, लोकल नोटिफाइड एरिया कमेटी और कैंटोनमेंट कमेटी. उसके बाद म्युनिसिपल अथॉरिटीज 3 काम करती है, आर, एम और डी. रेगुलेटरी काम, मतलब रूल्स बनाना, सड़क वड़क को मेंटेन करना, मेंटेनेंस, और डेवलपमेंट करना, आर, एम और डी. उसके बाद इनका एक्सपेंडिचर किस हेड्स पे होता है, तो पॉइंट्स है: जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी खुद के खर्चे, सैलरी वगैरह के, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, इन सब के ऊपर. पब्लिक वर्क्स यानी कि रोड्स वगैरह पे. और उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं? मेजर सोर्स ऑफ इनकम होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, प्रोफेशनल टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स और एनिमल टैक्स ऑल्सो, टैक्स ऑन एनिमल्स एंड बोट्स. अब सेकेंड क्वेश्चन विच इज वेरी इजी, कि लोकल बॉडी को कितने प्रकार के ग्रांट मिलते हैं? 3 प्रकार के. एक जनरल पर्पस ग्रांट, जो इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी वांट्स, उनकी नीड्स और उनके रिसोर्सेस के बीच का गैप फिलअप हो सके. एक होता है स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट, वो किसी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक सर्विस के लिए दिया जाता है. बोलिए यस सर. और एक होता है कंपेंसेटरी ग्रांट. ये तब होता है जब स्पेशल लोकल बॉडी को कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है क्योंकि उसकी टैक्स कोई गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली होती है. तो ये 3 टाइप के ग्रांट, एंड वेरी इजी क्वेश्चन. अब आते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडी. 3 पॉइंट है इसमें: बजट प्रिपरेशन, कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर एंड अकाउंटिंग सिस्टम. बजट प्रिपरेशन क्यों बनाते हैं? फर्स्ट पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट प्रिपरेशन इज टू इंश्योर दैट फंड्स आर रेज्ड एंड मनी इज स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स रेगुलेशन. और आपको याद होगा बजट बनाना क्या होता है? बजट मींस पुटिंग सीलिंग लिमिट्स ऑन एक्सपेंडिचर, राइट? पुटिंग सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर एंड डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ टैक्सेशन. तो 2 पॉइंट इसमें याद रखना है. मैं पहले नीचे वाला बताता था कि बजट प्रिपरेशन का मतलब अपने लेवल ऑफ टैक्सेशन और सेस और इनकम्स को डिटरमाइन करना और अपने खर्चों के ऊपर सीलिंग लिमिट डालना. और बजट प्रिपरेशन करते इसलिए हैं ताकि मनी इज स्पेंट एंड फंड्स आर रेज्ड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स एंड रेगुलेशन. सेकेंड है कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर. इसको मैंने खुद से लिखाया था, आपको याद होगा ये, कि 2 विंग्स होती है, लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग. द लेजिस्लेटिव विंग विल मेक रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी एंड इट विल फिक्स द रेट्स ऑफ टैक्स. और जो एग्जीक्यूटिव विंग होती है वो रेगुलर फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स. इसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम की क्या खासियत रहती है? अकाउंटिंग सिस्टम में इन लोग के पास सेपरेट रजिस्टर होते हैं, टैक्सेस के, असेट्स के. इनका मंथली रिकंसिलेशन होता है, बैंक रिकंसिलेशन सिस्टम. जनरली ये लोग कैश सिस्टम फॉलो करते हैं और सेपरेट वाउचर फॉर ईच ट्रांजेक्शन. और ये लोग पीरियोडिकली रिपोर्ट्स बनाते हैं अपने परफॉर्मेंसेस की, एक्टिविटीज की, जिसको ये लोग हायर अथॉरिटीज या रीजनल अथॉरिटीज को जमा करते हैं. Very important and easy question, very 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 important question. This what is the objective of audit of local body? तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ऑडिट हो उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्रेस ओपिनियन या टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर. ये तो बोलना ही है. उसके बाद इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है क्या, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना. कोई फ्रॉड एरर है तो उसको टाइमली डिटेक्ट और प्रिवेंट करना. और मेरा फेवरेट पॉइंट कि वेदर मनी वैल्यू इज रिसीव फॉर मनी स्पेंट और नॉट. तो ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है देखते आइए. द रिपोर्टिंग ऑन फॉलोइंग, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट ऑन. नंबर 1, मैंने अपने हिसाब से फेयरनेस ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको बोला. आप चाहो तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हो. फिर सेकंड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. थर्ड,
whether value ये डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एरर एंड अदर मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, और फिर वेदर वैल्यू इज फुल्ली रिसीव्ड ऑन मनी स्पेंड, और टॉप में अडियरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिक्वायरमेंट। आइए लास्ट क्वेश्चन, ऑडिट प्रोग्राम ऑफ लोकल बॉडी। इसमें आपको याद होगा बेटा, ये देखिए स्क्रीन पर, ये जो इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट है ये तो पूरा रिपीट होके आया था। अरे यार, और ऊपर के भी पॉइंट रूल्स और कहां कहां से गवर्नमेंट के रूल्स और सैंक्शन वगैरह से आ रहे थे। सिर्फ एक ही पॉइंट बीच में दमदार था कि गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होती है लोकल फंड ऑडिट विंग, जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑडिट के लिए। तो 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड है एक पूरा आंसर, मेहनत कीजिए एक बार। रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड असेट और इंटरनल कंट्रोल। आप चाहें तो एक बार के लिए इंटरनल कंट्रोल से शुरू कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल में इंश्योर दैट ऑल द टाइप्स ऑफ सैंक्शन आइदर जनरल और स्पेसिफिक आर अकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैंने कीवर्ड नोट किया हुआ है कि सैंक्शन वाला पॉइंट लिखना है। सेकंड, ये इग्नोर कर दिया, सेकंड को मैंने रिपीटेटिव था तो काटा। उसके बाद लोकल फंड ऑडिट विंग वाला पॉइंट याद रखना है। द लोकल फंड ऑडिट विंग of the state government is generally in charge of the audit of municipal account. This is the only new point कि लोकल बॉडी की ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। आंसर, स्टेट गवर्नमेंट की एक लोकल ऑडिट फंड विंग होती है, लोकल फंड ऑडिट विंग, LFAW। फिर फोर्थ पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो वो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी से ही आया कि रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, रिपोर्ट ऑन फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट ऑन whether money is value is fully received, report on internal strength and weakness of internal control, report on adherence to the regulatory requirement। वही वाले पॉइंट रिपीट हुए। तो इंटरनल कंट्रोल से शुरू किए, फिर रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में आए। रिवेन्यू में ऑडिटर को चेक करना है कि सारे प्रोजेक्ट प्रोग्राम एफिशिएंटली रन हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वहीं से तो कमाई होगी। ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि वहीं से कमाई होगी तो प्रोजेक्ट प्रोग्राम में ध्यान देंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर का पॉइंट, ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि सारे खर्चे देखो रूल्स के हिसाब से होने चाहिए। रूल्स का पॉइंट ये था कि स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट के हिसाब से खर्चा होना चाहिए एंड फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। और प्रोविजन ऑफ फंड्स के बारे में ये लिखा हुआ था कि जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है कि नहीं, और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोविजन से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, और सैंक्शन भी होना चाहिए। और अब बच गया फिक्स्ड असेट। इसमें ऑडिटर को सारी फिक्स्ड असेट की परचेज, सेल, डिस्पोजल, इसको चेक करना चाहिए। 1 मिनट के अंदर रिवाइज करा रहा हूं वापस, ये आंसर में मजा नहीं आया आपको शायद। तो इंटरनल कंट्रोल का पहला पॉइंट था, इंटरनल कंट्रोल में पहला पॉइंट ये था सैंक्शन वाला डालना है, दैट ऑल द एक्सपेंडिचर आर प्रॉपरली सैंक्शनड आइदर जनरल और स्पेसिफिक। दूसरा पॉइंट था कि लोकल फंड ऑडिट विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। थर्ड पॉइंट था कि जो भी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव है ना वो लिखना है। द ऑडिटर हैज टू चेक दैट वही रूल्स एंड रेगुलेशन अडियर हुए कि नहीं, दिस ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैल्यू इज रिसीव्ड, प्रॉम्प्ट डिटेक्शन करेक्शन, वही वाला जो अभी याद किए। अब आ जाते हैं इंटरनल कंट्रोल से निकल के रिवेन्यू में। रिवेन्यू में आपको बस इतना लिखना है कि सारे प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली रन हो रहे हैं कि नहीं, एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं, एफिशिएंटली रन हो रहे हैं कि नहीं, और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिकली रन हो रहे हैं कि नहीं, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं। और बचा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में 2 पॉइंट याद रखना है आपको, एक प्रोविजन का और एक रूल्स का, दैट एक्सपेंडिचर शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ वही दिस स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन भी बोल सकते हो, या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉज मेड देयर अंडर, और सीएजी की रिक्वायरमेंट और ऑर्डर्स ऑफ हायर अथॉरिटी। और एक प्रोविजन वाला, दैट एक्सपेंडिचर इज प्रॉपरली कवर्ड बाय अ प्रोविजन एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द प्रोविजन। रिपीट है बेटा ऊपर का। इसके बाद जो आपकी टेस्ट में आने वाले पॉइंट टॉपिक हैं वो बता दे रहा हूँ। सोल ट्रेडर, द मोस्ट इजी क्वेश्चन 1 इसमें ये था सोल ट्रेडर में कि द सोल प्रोप्राइटरशिप, इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप द ऑडिटर इज कंडक्टेड बाय द सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, एंड in case of change of auditor the incoming auditor has to make a written communication with the previous auditor। और उसके बाद sole proprietor will determine the nature and scope of audit। फोर्थ पॉइंट में लिखा था he can stipulate whether partial audit shall be carried out or certain parts of the account should not be checked। और लास्ट में he can also decide whether the audit shall be carried out throughout the year or सब part of the year। और 6 पॉइंट में लिखा था कि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होना चाहिए terms of audit and it should be properly signed to avoid disputes in future।
और 7 पॉइंट में वही बात लिखी हुई थी, इट दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंड। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, एडवांटेजेस। ऊपर वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आया अगर पेपर में तो एडवांटेजेस आएगा। तो एडवांटेजेस का पहला पॉइंट है कि जो सोल प्रोप्राइटर इज अश्योर्ड that his accounts are properly kept and maintained and checked. Second point, he is also assured of not being defrauded by the accountant. Even if they have done some manipulation, it will be detected by the auditor. Third point, the audited accounts are reliable and generally adopted by income tax department. और ये भी याद रख लो कि लोन लेने के समय भी काम आता है और एग्जीक्यूटर को भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट में the audited accounts of deceased are very helpful for executors and administrators, और उसको बैंक भी रिलाय करती है। तो बेटा आउटसाइड एजेंसीज की पहले बात करते हैं। बैंक को काम आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काम आएगा, एग्जीक्यूटर को काम आएगा, हो सकता है इंश्योरेंस के समय भी काम आ जाए। ये चार आउटसाइड वाले हो गए, और हम रिलीव हो जाएंगे कि हमारे अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन्ड है, और हम ये भी अश्योर्ड हो जाएंगे कि हमको कोई डिफ्रॉड नहीं कर रहा है अकाउंटेंट, और कर भी रहा है तो पकड़ में आ जाएगा। दिस आर, पहले ना याद रट्टा मारने की कोशिश मत करो, जनरली समझो कि आपको किसी को समझाना है, 1 मिनट ज्यादा लगेगा पर बहुत टिकाऊ तरीके से याद हो जाएगा दिमाग में। अब आते हैं ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। इसका भी सेम रूल है कि पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिटर इज अपॉइंटेड ओनली व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड और देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। और नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पार्टनर्स डिसाइड ही करते हैं, ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर ये बड़ा क्वेश्चन 2 मिनट बाद बता रहा हूँ, ऑडिट प्रोसीजर वाला, इसमें आप लोग मेरे से बीच में पूछ रहे थे कि इसको याद कैसे करना है, वो मैं बता दूंगा आपको। फिर ये सबसे सरल क्वेश्चन थर्ड वाला, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ये आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े हुए हो कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर मिलेगा। किस रेट से? 6% से। और रेम्यूनरेशन किसी को नहीं मिलेगी। और पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए। अगर कोई और पार्टनर ने इसको यूज किया तो वो फर्म का प्रॉफिट बन जाएगा। और आखिरी में पढ़े थे कि पार्टनर अगर कोई लाइबिलिटी इंकर करेगा, कोई पेमेंट इंकर करेगा, तो उसके लिए वो इंडेमनीफाइड हो जाएगा। फिर मेन क्वेश्चन इसका भी फोर्थ क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट टू पार्टनरशिप फर्म। तो 3 टाइप के पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर, सबके काम का है ऑडिटेड अकाउंट्स। पहले पढ़ेंगे कि ऑडिटेड अकाउंट्स आर रिलायबल एविडेंस बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, दिस हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट। फिर दूसरा लिखेंगे, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर ऑल्सो ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प टू determine the amount payable to the deceased partner or to the representative of deceased partner. फिर audited accounts are also helpful at the time of negotiation for sale or admission of new partner. फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला पॉइंट बोलेंगे कि ऑडिटेड अकाउंट्स आर रिलाइड अपॉन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम। इट इज ऑल्सो रिलाइड बाय द बैंक व्हाइल एडवांसिंग लोन। और आखिरी में लिखेंगे, इट हेल्प्स एज अ सेफगार्ड against any undue advantage which can be taken by active partner against inactive partner। बोलिए। अब बड़ा क्वेश्चन एक छोटा सा बताना है कि ऑडिट प्रोसीजर, नहीं बड़ा क्वेश्चन जिसको मैं छोटे तरीके से बताऊंगा, आई मेंट दैट। ऑडिट प्रोसीजर बहुत बड़ा, तो मैंने इसको ऐसे याद कराया था आपको कि 3 पॉइंट तो डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक पार्टनरशिप डीड और एक मिनट बुक। ये मेरा एक फर्स्ट सेगमेंट है। और उसके बाद मैंने आपको बोला था चूज द सीक्वेंस। तो पहले बिजनेस कैरी आउट होता है, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया जाता है, और फिर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किसी का भी एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। ये एक फ्लो है। और आखिरी में पार्टनरशिप डीड वाले ही पॉइंट। तो ऐसे करके 14 पॉइंट का आंसर भी छोटे तरीके से याद हो सकता है अगर पहले याद आ जाएगा तो पहला पॉइंट है कि ये अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं आप कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्लियरली होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका दिस पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, उसमें सारे प्रोविजन जो पार्टनरशिप डीड में होते हैं, जैसे कि कैपिटल का अमाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिजनेस, जो अपने मन में आए, दैट शुड बी प्रॉपरली मेंशन्ड। थर्ड पॉइंट है मिनट बुक। तो ऑडिटर को पार्टनरशिप
फर्म की मिनट बुक को चेक करना चाहिए फॉर चेकिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेजिंग ऑफ लोन, ये सब, एनीथिंग विच अफेक्ट्स द अकाउंट्स। अब आपके ये वाला पॉइंट, बिजनेस वाला, फोर्थ वाला, दैट बिजनेस इन विच द पार्टनरशिप इज इंगेज्ड इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप। उसके बाद ये अकाउंट्स आर केप्ट प्रॉपरली, तो सेकंड पॉइंट, एग्जामिन वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट अपीयर टू बी रीजनेबल। उसके बाद मैं याद कराया था कि ये वाला पॉइंट बीच में था कि कोई भी पार्टनर का इंटरेस्ट प्रीजुडिशियली अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं टैक्स का प्रोविजन बना कि नहीं और डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं। तो कंफर्मिंग दैट प्रोविजन फॉर फर्म्स टैक्स हैज बीन मेड, और लास्ट में वेदर प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिवाइडेड इन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप बोलोगे सर इससे तो सिर्फ 8 नंबर पॉइंट तक पहुंचे, तो मेरी डिजाइन देखिए ना, ये 9 से लेके 14 तक सब पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होता है ना वही है। अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, nature of business to be carried out, profit sharing ratio, capital of the partners, interest on capital, interest on loan, bank account, dispute resolution mechanism, own words में लिखो आप, बस पकड़ लो ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार ये बड़ा क्वेश्चन छोटा हो सकता है। बोलो बोलो। एक छोटी ऑडिट, लीज वर्सेस हायर परचेज में पहुंचते हैं। उसमें पहले दो टाइप की लीज, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि लीजिंग कंपनी का मतलब होता है जो असेट को लीज पे देती है वो लेसर होती है, और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को यूज करता है वो लेसी होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के हिसाब से लीज ट्रांजैक्शन दो टाइप का हो सकता है, फाइनेंशियल और ऑपरेशन। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ द असेट तो लेसर के पास रहती है, पर सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाते हैं, सारे रिस्क वो ले लेता है। और लीज, ऑपरेटिंग लीज एक सिंपल शॉर्ट टर्म लीज अरेंजमेंट है जिसमें लेसर असेट को यूज करने का अधिकार लेसी को देता है फॉर सर्टेन पीरियड, और एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड असेट लेसर को वापस आ जाती है। अब इसका जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जैसा सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही बताता हूँ। पहले पॉइंट में लिखा है कि कौन सी असेट्स को ऑपरेटिंग लीज में देते हैं, कौन सी को फाइनेंस लीज में। तो प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉफी डिस्पेंसर, ये सब टाइप की असेट्स को ऑपरेटिंग लीज में देते हैं, और फाइनेंशियल लीज में प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस, ये सबको। ओनरशिप की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लीज में, मैं से एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, ओनरशिप तो हमेशा लेसर की रहेगी, बट परचेज का ऑप्शन फाइनेंस लीज में होगा, ऑपरेटिंग लीज में नहीं होगा। ये बात रिपीट भी होने वाली है नीचे। ओनरशिप ऑफ द असेट रिमेन्स विद द लेसर फॉर द एंटायर पीरियड, और उसमें फाइनेंस लीज में ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड इज विद लेसी। आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मेरा फेवरेट पॉइंट, किसकी बैलेंस शीट वगैरह में दिखेगा। तो ऑपरेटिंग लीज को नॉर्मली एक रेंटिंग अग्रीमेंट मानते हैं, तो असेट जो है अभी भी लेसर की बैलेंस शीट में दिखेगी, और लेसी सिर्फ जो लीज रेंट पे कर रहा है उसको अपने एक्सपेंस में दिखाएगा। तो जो मैं बोला उसमें सब कंसेप्ट कवर हो गए। लीज पेमेंट्स को वो पीएल में दिखाएगा, और असेट जो है ना वो लेसर के बैलेंस शीट में दिखने वाली, लेसी के में नहीं। और फाइनेंस लीज में क्या होने वाला है, फाइनेंस लीज एक लोन अग्रीमेंट है, लोन अरेंजमेंट है। इसमें असेट जो है वो लेसी की बैलेंस शीट में दिखेगी, और जो वो लीज रेंट पे करेगा ना उसमें जितना इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो पीएल में जाएगा। आइए परचेज ऑप्शन की बात करते हैं। तो फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज में परचेज ऑप्शन नहीं होता, फाइनेंस लीज में होता है। और फिर ऑपरेटिंग और लीज टर्म, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेटिंग लीज में नॉर्मली असेट की यूजफुल लाइफ से का 75% या उससे कम लीज पीरियड होता है, और फाइनेंस लीज में असेट की लाइफ या उससे ज्यादा का लीज पीरियड होता है। पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रनिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग लीज में लेसी कोई खर्चा नहीं बियर करेगा, वो सिर्फ लीज रेंट पे करेगा, बाकी कोई खर्चा नहीं उठाएगा। और फाइनेंस लीज में अपार्ट फ्रॉम लीज रेंट उसको रनिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सब खर्चे बियर करने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट, टैक्स बेनिफिट। अगर ऑपरेटिंग लीज का बात करें तो लेसी पूरे रेंट, लीज रेंट को क्लेम कर सकता है, और फाइनेंस लीज की बात करें तो वो सिर्फ डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट कंपोनेंट को क्लेम कर सकता है। कुछ याद आ रहा है क्या? सच बोलना, कसम है आपको। अच्छा, इतना तो लग रहा है ना कि घर जाके पढ़ सकते हो आप इसको। अब आइए ऑडिट ऑफ लीजिंग कंपनी, 1 मिनट में बताता हूं। याद है मैं आपको कैसे समझाया था कि हम लोग उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे पहले, याद आया?
ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद जनरल पॉइंट की कैसे एक बिजनेस होता है, लीज प्रपोजल फॉर्म जमा होता है, फिर हम उसकी तहकीकात करते हैं, फिर जो अच्छा लगता है उसको डायरेक्टर लोग अप्रूव करते हैं रिजोल्यूशन करके, अगले दिन उसको अग्रीमेंट करने के लिए बुलाते हैं, अग्रीमेंट में कई बातें लिख दी जाती है, फिर परचेज करने जाते हैं तो इनवॉइस का पॉइंट, इनवॉइस के बाद इंश्योरेंस का पॉइंट, और फिर एक्सेप्टेंस लेटर का पॉइंट। याद आया हिंट? तो आइए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये कीवर्ड्स ऊपर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ये बहुत हेल्प करेंगे, ऊपर के कीवर्ड्स पॉज करके आप देख सकते हैं। सॉरी मैं वीडियो फर्स्ट पॉइंट, एग्जामिन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द लीजिंग कंपनी टू सी द गुड्स like capital goods or consumer durables in respect of which the leasing company can undertake such activity, किस बिजनेस में वो है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। सेकंड पॉइंट है लीज प्रपोजल फॉर्म, तो इसको मैं सेकंड, बताओ लीज प्रपोजल फॉर्म कौन किसके पास जमा करता है? लेसी जमा करता है लेसर के पास, रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को असेट लीज पे दे दो। एग्जामिन द लीज प्रपोजल फॉर्म सबमिटेड बाय द लेसी टू द लेसर रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट असेट ऑन लीज। उसके बाद अच्छी लीजिंग कंपनी वो है जो क्रेडिट एनालिसिस करे, रिमेंबर? तो क्रेडिट एनालिसिस का लास्ट पॉइंट, वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्रोसीजर टू एसर्टेन द क्रेडिट एनालिसिस ऑफ द लेसी, लाइक ability of lessee to meet the commitment, past credit record, capital strength, ये सब पॉइंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल, ऐसे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था, जब अच्छा लगेगा कस्टमर तो बीओडी रिजोल्यूशन पास होगा कि इसको अपन लीज पे देंगे असेट। तो फोर्थ पॉइंट जिसको मैंने 6 को किया है, सी द बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्टर टू एग्जीक्यूट द लीज अग्रीमेंट। उसके बाद जब हम लोग उसको ऑथराइज करेंगे कि लीज अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करो, तो अगले दिन लीज अग्रीमेंट में क्या क्या कंटेंट होंगे वो वाला पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, द लीज अग्रीमेंट शुड बी एग्जामिन्ड एंड फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड। क्या होता होगा लीज अग्रीमेंट में? द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसर, लेसी, इक्विपमेंट, यही सब, टेन्योर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में द टेन्योर ऑफ लीज, द डेट ऑफ पेमेंट, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, लेट पेमेंट चार्जेस, ये सब। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था। थर्ड पॉइंट में ये था कि क्या असेट वापस आएगी कि नहीं लेसर के पास, और कौन कौन से कॉस्ट लेसी बियर करेगा, और लास्ट में क्या प्रोहिबिशन है क्या कि असेट को असाइन नहीं कर सकते, सबलेट नहीं कर सकते, वो। इसके बाद लीज अग्रीमेंट साइन होने के बाद असेट को परचेज करने जाएंगे, तो परचेज करने के टाइम पे चेक दैट द इनवॉइस इज रिटेन सेफली एज द लीज इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लीज एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इनवॉइस को संभाल के रखना चाहिए लेसर के पास। और इंश्योरेंस का पॉइंट जस्ट इसके नीचे, सेवेंथ पॉइंट, सी दैट द कॉपीज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द लेसर फॉर हिज रिकॉर्ड्स। और लास्ट में बेटा कि एक्सेप्टेंस लेटर which is signed by the lessee that he has received the asset in good order and he is accepting the asset। छोटी सी ऑडिट हायर परचेज कंपनी, बहुत छोटी सी। हायर परचेज का अग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन होता है? तो दो टाइप की डेफिनेशन है हायर परचेज की। हायर परचेज मींस एन अग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर, असेट को हम लोग यूज करने किसी को देते हैं किराए के बदले में, अंडर विच द हायरर हैज द ऑप्शन टू परचेज द असेट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट ऑफ लीज। बेटा ये जो मैं अभी येलो के पहले, ग्रीन के पहले येलो मार्क किया हूं ना, ये एक अलग डेफिनेशन है, और अब जो ग्रीन के बाद मार्क करूंगा ये आपको ज्यादा इजीली याद है, जो आप जनरली सुने हुए हैं। इट इंक्लूड्स एन अग्रीमेंट अंडर विच possession of the goods is delivered by the owner to a person on the condition that the person pays the agreed amount इन पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। तो असेट को पोजेशन दूसरे को देते हैं और अग्रीमेंट ये रहता है कि टुकड़े टुकड़े में पेमेंट कर देना। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड विल पास टू द पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, और बीच में टर्मिनेट भी कर सकता है वो, एंड सच पर्सन हैज अ राइट टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट, बीच में किस्तें बताना बंद कर देगा। ऑडिट के पॉइंट्स क्या क्या थे? मैंने आंसर बाय सर करके लिखवाया है, खोलिए जल्दी से, लास्ट में लिखवाया है ना। लेट मी ट्राई माई लक, मैंने कोई ही लिखा था कि नहीं, याद है क्या मैं लिखा था क्या बेटा? मैं नहीं लिखा था ना, मैं सिर्फ डिक्टेशन दिया था ना। बता दूंगा, मेरे को याद होगा नॉर्मली। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से अग्रीमेंट के ऊपर ही है क्या पूरा? एग्जामिन द हायर परचेज अग्रीमेंट विच शुड कंटेन द फॉलोइंग।
इन राइट, इट शुड बी इन राइटिंग एंड शुड कंटेन। कितने पॉइंट लिखे हुए हैं? 5 पॉइंट। क्या क्या भैया बताइएगा? कैश प्राइस ऑफ द गुड्स, हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर डेट इन विच द एग्रीमेंट विल बी डीम टू कमेंस। ओके, और क्या पॉइंट था? पेमेंट्स आर रिसीव्ड रेगुलरली एंड चेक द मोड ऑफ पेमेंट टू बी रिसीव्ड। चलो बहुत इजी है, जनरल आंसर ही है, संभाल लीजिएगा आप इसको। तो अभी अपन ने क्या क्या रिवाइज किया? गवर्नमेंट ऑडिट, लोकल बॉडी, बस अब दो ही बच गए, कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट और एलएलपी। कर लोगे अभी? अभी कराऊं? कर, बट बेटा कोऑपरेटिव तो बहुत आराम से करवाया हूं, आप लोग मेरे ख्याल से संभाल सकते हो आप लोग। क्लास ओवर।